इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3। तो अभी तक की क्लासेस में इस चैप्टर में हमने बात कर ली है किसी एक पॉइंट के वजह से कहीं अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो, या लास्ट लेक्चर में हमने बात करी एक डायपोल की वजह से अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो। आज की क्लास में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को लेंगे। पहले लिख लेते हैं वो टॉपिक्स क्या है। पहला टॉपिक जो हम इस क्लास में करेंगे आज वो समझेंगे इक्वी पोटेंशियल पोटेंशियल सरफेसेस। जानेंगे क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। दूसरा हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का। आज हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। और अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज है तो किस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से अपना इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हेडिंग लगा लो सब लोग, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और जानते हैं कि क्या है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा, एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अब पोटेंशियल का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। किसी एक चार्ज को कहीं इनफाइनाइट से लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ता है ये बताता था हमें पोटेंशियल। तो देखो समझते हैं, डेफिनेशन पार्ट तो आप लोग कहीं से भी समझ लोगे, यहां से मैं एकदम कॉन्सेप्ट समझाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू, है ना। अब मैं इनफाइनाइट से एक चार्ज को ला रहा हूं तो मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मानते हैं मैं यहां पर आया और मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है यहां पर आने में W1, है ना। अब मैं चार्ज एक बार यहां से ला रहा था, अब मैं क्या करता हूँ चार्ज कहीं यहां की साइड से उठा करके लाता हूँ और मैं यहां पर लेके आया और मेरे को सेम वर्क डन करना पड़ा W1। यानी कि अगर मैं वहां से आऊं तो भी मेरे को इतना ही वर्क डन करना पड़ रहा है, यहां से आऊंगा तो भी मेरे को एक वर्क डन करना पड़ रहा है। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऐसे हमें कॉमन मिले कि आप कहीं से भी आओ वहां पहुंचने में आपको सेम वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि सेम वर्क डन करना पड़ रहा है, इसका मतलब हर उस पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम। तो एक सरफेस हमारे पास आती है, क्योंकि ये 3D डायग्राम है तो जो सरफेस आएगी वो हमारे पास पूरा स्फीयर होगा। तो हमारे पास एक ऐसी सरफेस आई, ये सरफेस एक ऐसी सरफेस है जो इस चार्ज के वजह से क्रिएट हुई है। स्पेस है वैसे तो, है ना, कि जहां पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर हर एक पॉइंट पर इस सरफेस में पोटेंशियल क्या है, हर एक पॉइंट का सेम। पोटेंशियल सेम होने का मतलब वही है कि आप इनफाइनाइट से कोई चार्ज यहाँ पर लेके आओ और अगर आपको जितना भी वर्क डन करना पड़ रहा है वो सब में सेम काम करना पड़ रहा है। क्या बात समझ में आई। इसी तरीके से मान लो यहाँ लाने में वर्क डन करना पड़ रहा था W1, और यहाँ पर अगर मैं लेके आता हूँ तो मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है W2। अब कहीं से भी आप लेके आओ एक और सरफेस यहाँ पर बनेगी जिसके आसपास क्या होगा, सेम पोटेंशियल। ये स्फेरिकल है, सर्कल मत समझना। तो देखो ये जो सरफेसेस हमारे पास आ रही हैं इसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नहीं समझ में आया। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है कि आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट लो, मान लेते हैं ये पॉइंट लेता हूं A और इसी सरफेस के ऊपर एक पॉइंट में लेता हूं B, तो पोटेंशियल एट A बराबर होगा पोटेंशियल एट B। क्या बात समझ में आई। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस है जिस पर हर एक पॉइंट पर, उस सरफेस की हर एक पॉइंट पर हमेशा पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपको समझ में आता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, इधर भी हर एक पोटेंशियल का सरफेस इधर भी हर एक सरफेस पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट का क्या रहेगा, सेम। क्या बात क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर आता है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है अगर आप एक टेस्ट चार्ज Q0 को A से B पर लेकर आते हो, है ना, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 0। यानी कि
ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने में चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 0। क्यों? क्योंकि जब दोनों का पोटेंशियल सेम है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया? क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, क्यू नॉट का क्यू नॉट। डेल्टा वी कैसे आएगा? आप कहां से आ रहे हो? ए से, और कहां पर आ रहे हो? बी पर, यानी कि पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस। क्योंकि दोनों सेम है तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब कि पोटेंशियल किसी भी सरफेस पर जब हम चलते हो, आप किसी भी दो पॉइंट को आप पकड़ो, तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पोजीशन पर लाने में आपको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। तो इसी के बेसिस पे हम कुछ और भी पोटेंशियल देखते हैं। ये तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो गया, और भी थोड़े डायग्राम है जिनको हम देखते हैं। इसको नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आया? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? एक ऐसी सरफेस जहां पर हर पॉइंट पर, उस सरफेस की हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा रहेगा बेटा? पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम। अब देखो कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस और बनाते हैं हम। हमारे पास अलग अलग तरीके के इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं अलग अलग पोटेंशियल की, पोटेंशियल सरफेसेस की। देखो सबसे पहले अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो पोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। नेगेटिव चार्ज का भी सेम होगा। अब ध्यान से देखना, इधर किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलती है। एक पॉइंट यहां पर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। चाहे आप कोई सी भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या रहती है? परपेंडिकुलर। और देखो अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है ना, ये इस तरीके से हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, तो यहां पर अगर मेरे को पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो देखो यहाँ पर एक प्लेन सा मेरे को मिलेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, एक प्लेन मेरे को मिलेगा जहां पर सेम पोटेंशियल होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके लिए देखो कैसी बनेगी, इस तरीके से। ये प्लेन है एक, है ना। तो देखो यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये हमारी ये सरफेस कौन सी हो गई? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या ये बात समझ में आती है? अब देखो प्रॉपर्टीज क्या है, यहां पर भी इस पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी? और कोई भी दो पोटेंशियल कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। देखो मान लेते हैं एक पॉइंट है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकलेगी? सबसे पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से आउट, नेगेटिव के इन। इस तरीके से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी। अगर आप यहां पर आप पोटेंशियल सरफेस बनाओगे, ये हर जगह परपेंडिकुलर है, सिर्फ डायग्राम पे मत जाना। या ठीक है, तो ये हर जगह 90 डिग्री होगी। तो अब देखो अगर आपको यहाँ पर पोटेंशियल सरफेस अगर मैं आपको बताता हूँ तो देखो इधर पोटेंशियल सरफेस जो बनेगी वो किस तरीके से बनेगी? अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं इसे आपको। ये डायग्राम के साथ ही मैं आपको ना इसकी जो प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस की वो भी बताते जा रहा हूँ। तो इधर देखो थोड़ा सा डायग्राम
हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो। तो देखो ये जो चार्जेस की वजह से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, मैंने वही बनाया। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हो कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, देखो यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के काफी ज्यादा क्या आ जाते हैं, क्लोज। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है वहां इक्विपोटेंशियल एक दूसरे से कैसे रहते हैं, दूर दूर। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से अब एक डायग्राम, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर किस तरीके से आप पोटेंशियल सरफेस बनाओगे ये आप खुद से करना, ठीक है। हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो मैं मिटाता हूं इसको, नोट डाउन करो जब तक आप इसे, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई वो नीचे नोट्स में मेंशन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स, और अगर आप खुद से बना रहे हैं तो वो बेस्ट है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि कोई हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव करना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के काफी क्लोज, अदरवाइज वो दूर दूर रहते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हम समझ सकते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती थी। तो देखो अब एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो रिलेशन जाने से पहले वही वापस से थोड़ी सी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज पॉइंट चार्ज के वजह से r डिस्टेंस दूर जा करके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था बेटा, फॉर्मूला याद है क्या आपको, k q डिवाइड बाय r स्क्वायर। वही सेम चार्ज के वजह से r डिस्टेंस दूर जाकर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, k q बाय r। क्या बात सही है? अब मेरी बात सुनो, हम इस इक्वेशन को पकड़ते हैं v इक्वल टू के क्यू बाय आर, है ना। अब इस इक्वेशन का r के रिस्पेक्ट में मैं क्या करता हूं, डेरिवेटिव। तो इधर क्या आएगा, dv अपॉन में dr इक्वल टू d अपॉन में dr, किसका डेरिवेटिव करने जा रहा हूं मैं, के क्यू बाय आर। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि dv बाय dr इधर लिख लेते हैं। देखो के क्यू तो कांस्टेंट है, के क्यू कांस्टेंट है, अंदर देखो क्या होगा, d बाय डी आर ऑफ r, कुछ नहीं है, ये डेरिवेटिव है। तो देखो करने का तरीका क्या होता है, सॉरी नीचे है ना r, तो मेरी गलती, इधर देखो 1 बाय आर, 1 बाय आर का डेरिवेटिव पता है क्या आप किस तरीके से करोगे, देखो 1 बाय आर को आप क्या लिख सकते हैं, आर की पावर -1। आर की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी कि -1, आर की पावर -1 -1 -2 -1, और इसको क्या लिख सकते हैं नीचे जाकर आर की पावर 2, यानी कि इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 अपॉन में आर स्क्वायर। इधर देखो dv अपॉन में dr किसके बराबर आया, माइनस के क्यू साथ में है ही, इसका डेरिवेटिव क्या आया, 1 अपॉन में आर स्क्वायर, 1 अपॉन में आर स्क्वायर। ध्यान से देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या ई डाल सकते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो इधर देखो चेंज इन पोजीशन, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन किसके बराबर आ रहा है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को के बीच में। इससे आप इस तरीके से लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस dv बाय dr। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखना चाहो या यहाँ से dv की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस E इंटू dr। आप दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, हम दोनों का यूज करेंगे। देखो यहाँ से वो स्टेटमेंट आती है जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर ये चार्ज Q है, इससे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। आप पॉइंट ये लो A, ये पॉइंट लो आप B, ये पॉइंट लो आप C, ये पॉइंट लो आप D, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई भी आप पॉइंट ले रहे हो, तो यहाँ का पोटेंशियल एट A ज्यादा होगा B से, B का ज्यादा होगा C से, C का पोटेंशियल ज्यादा होगा D से। यानी कि इससे क्या समझ में आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है,
डिक्रीज, ये वही स्टेटमेंट बता रही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो फॉर्मूला आपका ये बन गया। अब देखो इसी को एक और तरीके से आप लिख सकते हो, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो इस इक्वेशन का, तो यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, डीवी का इंटीग्रेशन v इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर। ये ध्यान रखना। क्या बात समझ में आई, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिख लो, कोई नहीं, उधर मैंने एंगल रख दिया है, माइनस ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यहाँ पर डॉट है तो दोनों के बीच का एंगल आप देखेंगे। तो ये है रिलेशन। क्या रिलेशन है बेटा, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आती है, इसको नोट डाउन करो। फिर लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का जो बचा है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको करते हैं। मिटा दूं? देखो यहां पर मैं सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट से। ये नहीं कि आप थ्योरी कर लो। अगर आप सीयूईटी बोर्ड्स इन सब एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो जरूरी है आप लोग न्यूमेरिकल की भी साथ साथ प्रैक्टिस करो। तो हमने जो न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट है, ताकि आपको थ्योरी लेक्चर बहुत बड़े बड़े ना लगे, तो हमने न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट अलग से बनाई है। तो आप वहां जा करके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डीपीपी या एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो उन सब का नीचे लिंक दे रखा है मैंने, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में जा करके डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ईस्ट हो या वेस्ट, एनसीईआरटी इज द बेस्ट, है ना। तो आप एनसीईआरटी के लगाइए न्यूमेरिकल सबसे पहले। तो इधर देखो, अगला टॉपिक हमने क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो देखो वही मैं वापस से इसका एग्जांपल लेकर के ही आपको समझाऊंगा। बाकी पोटेंशियल एनर्जी तो हमने पहले लेक्चर में समझा था, पोटेंशियल एनर्जी से ही हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टार्ट किया था। देखो सबसे पहले समझते हैं, मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है इधर, और इससे r डिस्टेंस दूर कोई चार्ज Q2 है। तो ये एक सिस्टम बन गया बेटा, ये एक सिस्टम बन गया। मतलब आप लोगों ने इन दोनों चार्ज को क्या कर दिया, यहाँ दो पॉइंट पर फिक्स। तो होगा क्या, क्योंकि अगर आप इस चार्ज को यहाँ पर लेकर आओगे या मूव करोगे जब भी किसी एक चार्ज को, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव नेचर का। तो ये जितना भी आप वर्क डन करोगे सारा का सारा स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय R। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, इतनी होगी, के Q1 Q2 बाय R। ये कौन सा सिस्टम है, जब दो चार्जेस हैं। इसी तरीके से अगर आपका सिस्टम ऐसा हो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स रखा हुआ है ना। यहाँ चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2, यहाँ चार्ज है Q3, यहाँ चार्ज है Q4। अगर आपको यहाँ पर इस सिस्टम का, ये एक सिस्टम बन गया, अगर आपको इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो के कितने सिस्टम बन रहे हैं, 1 2 3 4 और पांचवा और एक लास्ट छठा, ये 6 सिस्टम है। तो आप सबको क्या नाम है, ऐड करेंगे, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, के Q1 Q2 डिवाइड बाय, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है R, तो सारी डिस्टेंस बेटा क्या होंगी, R, के Q1 Q2 R, अब प्लस के Q2 Q3 डिवाइड बाय R, प्लस के, ये कितना है, Q3 Q4 डिवाइड बाय R, एंड के Q1 Q4 डिवाइड बाय R। अब इस सिस्टम की बात करते हैं, देखो ये R है और ये R है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस √2R। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के Q1 Q3 डिवाइड बाय √2R, प्लस एक ये वाली साइड, ये वाली भी हमारे पास सिस्टम बन गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, के Q2 Q4 डिवाइड बाय √2R। तो इस तरीके से आपके पास कोई सा भी सिस्टम हो, चाहे एक ट्रायंगल हो, ये वाला क्वेश्चन आप करना, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, डिस्टेंस है L L L, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, क्या इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाँ, तो देखो एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ,
आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था। पोटेंशियल क्या होता है बेटा? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। किसी एक चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ता है। अब यही वर्क डन किस में स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी का, कि टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट बोल दूं, क्यू नॉट इंटू वी। ये फॉर्मूला याद रखो, यहाँ से भी आपके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आपसे। ये क्या है? टेस्ट चार्ज जिसको आप मूव कर रहे हो, ये किसी सोर्स चार्ज की वजह से उस पॉइंट का पोटेंशियल जहां पर आप टेस्ट चार्ज को लेकर आओगे। वापस से समझो, मान लेते हैं ये सोर्स चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस जा करके यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है। अब आप इनफाइनाइट से कोई टेस्ट चार्ज उठा करके यहाँ पर लाए, तो ये जैसे ही आप टेस्ट चार्ज यहाँ पर ला करके रखोगे तो एक सिस्टम बन जाएगा, और उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमारा ये है v के टर्म्स में। जब चार्ज के टर्म्स में निकालना हो तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। किसी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उस प्रॉब्लम को मैं जरूर दूर करूंगा। थैंक यू।